एवरीवन, वेलकम टू योर हिंदी चैनल। और देखिए, क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, आज और कल, और परसों तो पेपर ही है आपका। तो आप सभी थोड़ा सा घबराए हुए हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर पे कैसे आएगा। तो इसका अंदाजा तो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, यानी कि मैंने आपको उसका मॉडल सैंपल पेपर तो ऑलरेडी दे ही दिया था और साथ ही एक प्रैक्टिस सैंपल पेपर भी मैंने करा दिया था। उसके बाद अभी हम सारा आपका रिविजन करा चुके हैं। आपकी तीनों बुक हो उन सभी के एक्सप्लेनेशन हो, क्वेश्चन आंसर्स हो, और रही बात एमसीक्यूज की तो उनके तो लाइव चल ही रहे हैं, तो उनको से तो आप हमसे डायरेक्ट ही रास्ता कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी रह गया है कि भाई जब सारी प्रिपरेशन हो गई तो एक आखिरी चीज हम जो करते हैं वो है एक प्रैक्टिस सैंपल पेपर और सॉल्व कर लेते हैं, ताकि अंदाजा हो जाए। भाई वो प्रैक्टिस पेपर जो अभी हमने सॉल्व किया था, काफी दिन हो गए, तुमने कहा चलो फिर से एक और सॉल्व कर लिया जाए। तो आज हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारी प्रिपरेशन कितनी चल रही है, क्योंकि सैंपल पेपर जहां हमें पेपर पैटर्न के बारे में बताता है, हमारी प्रिपरेशन के बारे में बता देता है, साथ ही साथ हमें ये भी समझा देता है कि क्या 3 घंटे के अंदर हम ये काम कर लेंगे। क्योंकि देखिए, क्लास 10th में जब आपने ये पेपर सॉल्व किए थे तो आपके पास लिखने के लिए कम था, लेकिन अब आपके पास में लिखने के लिए ज़्यादा होता है। हमेशा ध्यान रखिए, जैसे जैसे बड़ी क्लासेस होती हैं, वर्ड लिमिट्स बढ़ जाती हैं, सारी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। तो अब वो सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, मगर टाइम वही आपके पास 3 घंटे का है। तो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करिएगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी समझाती आई हूँ कि रीडिंग के जो 15 मिनट होते हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कीजिए। 15 मिनट आपको मिलते हैं, 5-5 मिनट के सेगमेंट में इनको 3 सेगमेंट्स में बांटिए। पहला सेगमेंट में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, और पढ़ते समय ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें आप क्या चीज़ ऑप्ट करेंगे और क्या चीज़ छोड़ देंगे, आपको नहीं करनी है, ठीक है। वो करते चलेंगे। फिर उसके बाद में जो हमारे फिर सेकंड जो हमारे पास में 5 मिनट बचेगा, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमको करना पड़ेगा हमारा फर्स्ट गद्यांश, अपठित गद्यांश, उसे के क्वेश्चन आंसर्स, सारी चीज़ें, गद्यांश वगैरह आपको कंप्लीट कर लेना है। हो सके तो 5 मिनट के अंदर आपको पढ़ना तो है ही, साथ ही उनके आंसर्स भी खास तौर से बहुविकल्पी है तो खोज कर निकाल ही लीजिएगा। फिर आ जाते हैं जो नेक्स्ट 5 मिनट बचेंगे, उसमें आप अपना जो अपठित पद्यांश है उसको कर लीजिए। तो इस तरीके से आपके 15 मिनट यूटिलाइज तो होंगे ही होंगे, साथ में आपको और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा काम करने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कर रहे हैं क्लास 12 हिंदी कोर के सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 2। याद रखिएगा, सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 1 मैं आपको पहले करा चुकी हूं। मॉडल सैंपल पेपर वो था जो सीबीएसई ने इशू किया था, जिसमें आपकी मार्किंग स्कीम थी, वो भी मैंने आपको कराया हुआ है। तो आज हम कर रहे हैं नंबर 2। आपको याद रखना है कि ये सेशन 2025 और 26 के लिए, यानी कि अभी जो आप 26 में जो 16 मार्च को एग्जाम देने जा रहे हैं, ये उसके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग है। फिर ये इसका कोड आपका रहेगा 302, क्योंकि हर पेपर का अपना एक कोड होता है, वो आपको ध्यान रखना है। अब जब पेपर आपके सामने आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें आपको निर्देश के तौर पर दी जाती हैं, और जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनको आप फॉलो ज़रूर करना। मैं हमेशा यही कहती हूँ, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन दिए इसलिए जाते हैं ताकि आपको टेस्ट किया जाए कि बच्चे ने कितना पढ़ा है और उसे कितना अप्लाई कर रहा है, कितना मान रहा है। तो एक आपका प्रोफाइल जो है वो कॉपी चेकर के सामने हो जाता है कि ये बच्चा कितना ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। क्या अगर आपने अभी फॉलो नहीं किया तो वो एक इमेजिनेशन आपका बना लेता है आपके बारे में कि बच्चा स्कूल में भी टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपकी कॉपी के मार्किंग पर असर डालेगा, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको फॉलो करिए। देखिए, निर्धारित समय तो आपको 3 घंटे का मिल रहा है, पूर्णांक 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। इंस्ट्रक्शन देखिए क्या, निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। खंड का में अपठित बोध पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो अपठित बोध यानी कि एक गद्यांश एक पद्यांश, उनमें अंदर जो आपके पास प्रश्न दिए गए हैं वो आपको सारे के सारे करने हैं, ठीक है। खंड खा में पाठ्यपुस्तक, अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो खंड खा आपकी 3rd बुक जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम है, जिसके आपके पास में आ रहे हैं करीबन 7 अध्याय। उन 7 अध्यायों से प्रश्न आएंगे और इनमें विकल्प यानी कि ऑप्शंस मौजूद रहेंगे। खंड गा में पाठ्यपुस्तक, आरोह तथा वितान से प्रश्न पूछे गए, प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए। तो खंड गा हमारा क्या रहेगा, वो हमारा रहेगा हमारी पाठ्यपुस्तक, आरोह और वितान से। हर प्रश्न के साथ ऑप्शन दिए, लेकिन जो आपका गद्यांश और पद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे उनमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, उनमें आपको सारे प्रश्न करने होंगे। लेकिन हाँ, जो वर्णात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनमें आपके पास ऑप्शन मौजूद रहेंगे। तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, यानी कि आपके करीबन 12 प्रश्न दिए गए हैं, 12 के 12 प्रश्न आपको करने हैं। उन उप प्रश्नों में अंदर जो विकल्प दिए गए हैं
उनमें आप सेट कर सकते हैं कि आपको ये करना है या नहीं करना है। ठीक है, यथासंभव तीनों खंडों के प्रश्न उत्तर क्रमशः दीजिए। तो अगर जिन बच्चों ने मुझसे क्लास 10th में पढ़ा है तो वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि क्वेश्चन पेपर को आपको पूरा सीक्वेंस से करना है। ये इंस्ट्रक्शन आपके बोर्ड के पेपर में भी दिया रहेगा, यानी कि सबसे पहले आप खंड का करोगे, उसका क्वेश्चन नंबर 1 2 करोगे, फिर खा करोगे, फिर गा करोगे, यानी कि 1 से लेकर 12 तक के जो प्रश्न जिस ऑर्डर में आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं वही ऑर्डर आप आंसर शीट में फॉलो करोगे। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि मैम हम पहले खंड खा कर लेते हैं, अभिव्यक्ति माध्यम हम पहले कर लेते हैं, फिर हम गा कर लेंगे, फिर हम जो है का कर लेंगे। ये काम नहीं करना है आपको सीक्वेंस से ये सारे काम करने हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने इंस्ट्रक्शन तो आपको बता दी है। चलिए, आप क्वेश्चन जो रहेगा सबसे पहले अपठित बोध आएगा। अपठित बोध में आपके पास पहला प्रश्न रहेगा अपठित गद्यांश का। इसके अंदर 3 बहुविकल्पीय, 1 अति लघु और 3 क्या कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बहुविकल्पीय आपके 3 नंबर के रहेंगे, अति लघु आपका 1 नंबर का रहेगा, 4 नंबर तो ये हो जाएंगे। फिर 3 प्रश्न 2-2 नंबर के रहेंगे जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जो कि हो जाएंगे आपके 6 नंबर के। तो 6 4 10, यानी कि पहला ही अपठित गद्यांश आपका 10 मार्क्स का है। बहुत मायने रखते हैं 10 मार्क्स। अगर आप इसे कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। दबाव में काम करना व्यक्ति के लिए अच्छा है या नहीं, इस बात पर प्रायः बहस होती है। कहा जाता है कि व्यक्ति अत्यधिक दबाव में नकारात्मक भावों को अपने ऊपर हावी कर लेता है, जिससे उसे अक्सर कार्य में असफलता प्राप्त होती है। वह अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी खो बैठता है। दबाव को यदि ताकत बना लिया जाए तो न सिर्फ सफलता प्राप्त होती है बल्कि व्यक्ति कामयाबी में नए मापदंड रखता है, यानी कि प्रेशर वर्क को कहीं ना कहीं इनहेंस करता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब लोगों ने अपने काम के दबाव को अवरोध नहीं बल्कि ताकत बना लिया। सुख दुख, सफलता असफलता, शांति क्रोध और क्रियाकर्म हमारे दृष्टिकोण पर ही निर्भर करता है। जोस सिल्वा, ठीक है, नाम रखिए, याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने बताया ना। और जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं इसको करने का सही तरीका, मैंने हमेशा कहा है क्वेश्चन पढ़िए फिर उसके बाद गद्यांश पढ़िए, आप बहुत आसानी से क्वेश्चन ढूंढ लोगे। तो जो मैंने किया हुआ है उस हिसाब से इस पे अभी प्रश्न आएगा आपसे। ठीक है, जोस सिल्वा इस बात से सहमत होते हुए भी अपनी पुस्तक यू द हीलर में लिखते हैं कि मन मस्तिष्क को चलाता है और मस्तिष्क शरीर को। ठीक है, यानी कि हमारा जो मन है वो क्या करेगा, हमारे मस्तिष्क, अगर हमारा मन नहीं है तो हमारा मस्तिष्क काम नहीं करता है। ठीक है, और हमारा मस्तिष्क अगर मन कर रहा है तो मस्तिष्क काम करेगा, और मस्तिष्क अगर कर रहा होगा तो शरीर काम करेगा। इस तरह शरीर मन के आदेश का पालन करता हुआ काम करता है। दबाव में व्यक्ति यदि सकारात्मक होकर काम करे तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाब होता है। दबाव के समय मौजूद समस्या पर ध्यान केंद्रित करना और बोझ महसूस करने की बजाय यदि ये सोचा जाए कि हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो एक कठिन चुनौती को पूरा करने के लिए तत्पर है, तो हमारी बेहतरीन क्षमताएं स्वयं जागृत हो उठती हैं। हमारा दिमाग जिस चीज पर भी अपना ध्यान केंद्रित करने लगता है वह हमें बढ़ती प्रतीत होती है। यदि हम अपनी समस्याओं के बारे में सोचेंगे तो वे और बड़ी होती महसूस होंगी, यानी कि हम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे तो वो हमें और ज्यादा बड़ी लगेंगी। ठीक है, और अगर हम करेंगे कि नहीं हम ये काम और कर सकते हैं तो उस काम को हम और बेहतरीन तरीके से, यानी कि सब कुछ जो है वो हमारे मन और मस्तिष्क पे डिपेंड है, हमारी कैपेबिलिटी उसी पर डिपेंड होती है। अगर अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो वे भी बड़ी महसूस होंगी। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जीतना एक आदत है पर अफसोस हारना भी आदत ही है। ठीक है ना, तो अगर आप जीतना चाहते हो तो आपको मन और मस्तिष्क उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। चलिए अब हम आ जाते हैं क्या क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया 3 बहुविकल्पीय प्रश्न है। दबाव में काम करते समय किस चीज पर ध्यान केंद्रित करने से व्यक्ति अपनी बेहतरीन क्षमताओं को जागृत कर सकता है, किस चीज पे करें केंद्रित। चलिए, समस्याओं पर, दबाव पर, बोझ पर, चुनौतियों को पूरा करने पर। तो जैसा कि अभी हमने बताया, जाहिर सी बात है कि अगर हम चुनौतियों को पूरा करने के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वो जल्दी हल होंगी। जोस सिल्वा की पुस्तक का नाम क्या था, अभी हमने बताया था, क्या था, यू द हीलर नाम था। क्या नाम था, यू द हीलर। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कथन और कारण। अच्छा, ये कथन जो असर्शन रीजन के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें इस तरीके के भी प्रश्न आपके आते हैं, तो वो भी आ सकते हैं, उनके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कथन दिए गए हैं, फिर आपको उनके हिसाब से यहाँ पर कौन से कथन सही है नीचे ऑप्शंस में उन्हें निकालना है। दबाव में व्यक्ति असफल ही होता है और उसका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ठीक है, दबाव में असफल होता है, ऐसा कहने का मतलब है दबाव को ताकत में बदलने पर व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है।
सकारात्मक दृष्टिकोण से दबाव में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जा सकता है, यानी कि अगर पॉजिटिविटी के साथ काम करें। मन का दृष्टिकोण व्यक्ति के सुख दुख सफलता असफलता पर असर डालता है। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 सही है, क्योंकि पहला वाला गलत है। उन्होंने कहा दबाव में व्यक्ति असफल होता है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा दबाव आपका रहेगा तो जो काम है वो आप ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यहां पर सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हमारे पास में एक अति लघु प्रश्न आएगा, ठीक है, 1 नंबर का रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो क्या है, दबाव में व्यक्ति नकारात्मक होकर क्या खो देता है। अगर दबाव में हम निगेटिव हो जाते हैं तो हम क्या खो देते हैं। दबाव में व्यक्ति नकारात्मक होकर अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खो बैठता है, ठीक है। हम मेंटली भी बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं और फिजिकली भी, ठीक। अब हम आएंगे, हमारे पास में 3 लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। प्रश्न क्या है, दबाव को ताकत बनाने के लिए व्यक्ति को किस दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। दबाव को ताकत बनाने के लिए व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि वह सौभाग्यशाली है जो एक कठिन चुनौती को पूरा करने के लिए तत्पर है। उसे समस्या पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, जोश सिल्वा के अनुसार मन मस्तिष्क और शरीर के बीच क्या संबंध है। क्या बताया था, मन मस्तिष्क को चलाता है और मस्तिष्क शरीर को चलाता है, ये बताया था ना जोश सिल्वा ने। देखिए क्या, जोश सिल्वा के अनुसार मन मस्तिष्क को चलाता है और मस्तिष्क शरीर को। इस प्रकार शरीर मन के आदेश का पालन करता हुआ काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में लघुत्तरीय प्रश्न है, क्या दबाव में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने दिमाग को कैसे संचालित करना पड़ता है। अगर हम प्रेशर में काम करना है तो हम अपने दिमाग को किस तरीके से संचालित करेंगे, यानी कि काम करेंगे उससे। दबाव में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने दिमाग को सकारात्मक सोच पर केंद्रित करना पड़ता है, यानी कि हमेशा किसी भी चीज का, कुछ भी हो, हमेशा पॉजिटिव चीज देखो। कभी भी निगेटिव चीज की तरफ, जितना निगेटिव देखोगे आपका मोरल डाउन होता जाएगा। तो हमेशा हमें क्या करना है, जब हमारे पास प्रेशर है तो पॉजिटिव की चीज की तरफ देखेंगे। अपनी बेहतरीन क्षमताओं को जागृत करने के लिए समस्याओं की बजाय अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2, जहां पर हमारे पास रहेगा एक अपठित काव्यांश, ठीक है। अपठित काव्यांश में हमारे पास जो प्रश्न आएंगे वो 3 बहुविकल्पीय आएंगे, एक अति लघु आएगा और 2 लघुत्तरीय आएंगे। तो ये हमारा 8 नंबर का रहेगा। जैसे अपठित गद्यांश 10 नंबर का था, अपठित पद्यांश 8 नंबर का रहेगा। इसमें खाली एक लघुत्तरीय प्रश्न कम कर दिया जाएगा आपका। चलिए अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम काव्यांश को करने का सही तरीका क्या है। काव्यांश को सही करने का तरीका है कि पहले आपको काव्यांश पढ़ना है, फिर आप क्वेश्चन पढ़ना। गद्यांश में हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं तब गद्यांश पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर ये चीज उल्टी हो जाती है, ठीक है। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सर्वश्रेष्ठ बनूं, सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं कुछ तन करके, इस झूठ मूठ में रखा क्या, केशव यशु यश सुयश क्या है, विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता ने छात्र पुरखों का धर्म, अपना बल तेज जगाता सम्मान जगत में पाता है, ये सब उसे देख ललचाते हैं, कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा, कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया, वह वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है, जिस नर की बाह गही मैंने, जिप्त तक की छां गही मैंने, जीते जी उसे बचाऊंगा या आप स्वयं कर जाऊंगा। तो यहां पर सीधे सीधे पुरुषार्थ की बात करी जा रही है, यानी कि आपकी पहचान आपके कर्मों से इस समाज में होती है। आपने किस कुल में जन्म लिया, किस वंश में जन्म लिया, इससे कोई मतलब नहीं होता। आपका अपना कर्म क्या है ये समाज में आपकी पहचान बनाता है, यानी कि आपका पुरुषार्थ, ठीक है। चलिए अब इस पर प्रश्न है, पहला है निम्नलिखित काव्यांश के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो 4 वक्तव्य हैं और नीचे इनका ऑप्शन दिया गया है। तो पहले हम वक्तव्य पढ़ते हैं। कवि पुरुषार्थ को सबसे बड़ा साधन मानता है, कवि कुल गोत्र पर आधारित जीवन को महत्वहीन कहता है, ठीक है, ध्यान रखिए, महत्वहीन कहता है। कवि पुरखों के गौरव को अपने जीवन का आधार मानता है, कवि अपने प्रयासों से समाज में सम्मान प्राप्त करता है। तो यहां पर आपका जो सही है वो है आपका फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। देखिए कुल कवि क्या है, यहां पर जो गलत है वो है कवि पुरखों के गौरव को अपना जीवन आधार मानता है, नहीं, वो अपने पुरुषार्थ को अपने जीवन का आधार मानता है कि वो कितना अच्छा काम कर सकता है।
नेक्स्ट आते हैं, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा, पंक्ति में पुरुषार्थ का क्या अर्थ है? अभी पुरुषार्थ बोला जाता है, कहते हैं भाई पुरुषार्थ सिर्फ पुरुषों में आता है, ऐसा नहीं, पुरुषार्थ औरतों में भी होता है। मतलब काम होता है यहाँ पर आपके कर्म से, आप क्या कर्म कर रहे हो, ठीक है। शक्ति और संपत्ति, परिश्रम और साहस, ज्ञान और बुद्धि या सामाजिक प्रतिष्ठा। तो यहाँ पर पुरुषार्थ का सीधे सीधे साथ जो मतलब है वो है परिश्रम और साहस। आप कितनी हिम्मत से अपने जीवन में कर्म कर रहे हो, काम कर रहे हो, क्योंकि वो काम, वो परिश्रम ही इस समाज में, इस दुनिया में आपका नाम बनाता है, ठीक है। तो पुरुषार्थ सिर्फ पुरुषों से कनेक्टेड नहीं होता, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नीचे दिए गए कॉलम को कॉलम ए 2 से सुमेलित करें और सही विकल्प का चयन करें। चलिए देखते हैं क्या है, नीचे ऑप्शन दिया गया है। अब अगर ऐसे कोई कॉलम आते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको एक का आंसर भी मिल जाता है तो उसके जरिए आप बाकी 2 को भी ढूंढ सकते हो, क्योंकि नीचे ऑप्शंस हमारे पास दिए रहते हैं, ठीक है। जैसे दिया है, पुरुषार्थ का महत्व क्या है? केवल अपना बल तेज, बिल्कुल सही है। कुल गोत्र पर कवि का दृष्टिकोण है, साधन नहीं मानता। दूसरा है, कवि का सम्मान पाने का तरीका हिम्मत और प्रयास है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा ही है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट मेल यहाँ पर रखा गया है ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि एक आपके पास में अति लघु रहेगा, फिर आपके पास में 2 लघु उत्तरीय आएंगे। क्या दिया है? कर्ण ने पांडव कुल की श्रेष्ठ को क्यों ठुकराया? क्यों ठुकराया था? कुंती पुत्र कहलाने की अपेक्षा स्वयं की पहचान को महत्व देना। वो कुंती पुत्र नहीं कहलाना चाहता था, वो खुद अपनी पहचान बनाना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया था? उस कुल को ही ठुकरा दिया था। क्योंकि भाई बाद में ये कहा था गया ना, कुंती उनके पास गई थी, भाई तुम तो पांडवों के ही भाई हो, तो तुम मेरे पास आ जाओ, तो हमारी तरफ से लड़ो। लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था कि भाई मैं अगर वहां जाऊंगा तो इस कुल की पहचान बन के रह जाऊंगा, मुझे कुल की पहचान नहीं बनना, मुझे अपनी पहचान बनानी है। फिर है, कर्ण किसे बचाने का संकल्प कर रहा है और क्यों? तो उन्होंने कौरवों को क्योंकि शुरू से कौरवों ने उनका साथ दिया, तो वो कौरवों के साथ ही थे। कौरवों द्वारा आश्रय दिए जाना कि कर्ण द्वारा उन्हें बचाने का संकल्प करना था। जिस नर की बाह गही मैंने, जिप्त तक की ही छा गही मैंने का क्या तात्पर्य? इस पंक्ति का क्या मतलब है आपको बताना है। तो देखिए क्या है, जिस नर की बाह गही मैंने, जिप्त तक की छा गही मैंने, यानी कि मैंने जिसकी हाथ पकड़े उसको अंत तक उसका साथ दिया, है ना। इस मैंने तात्पर्य है कि कवि ने जिस व्यक्ति का साथ देने का निर्णय लिया उसे वह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जीवन भर निभाएगा, वह उसकी रक्षा करेगा और उसके लिए अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार रहेगा। मतलब कहते ना कि भाई एक बार दोस्त बनाया तो ताउम्र साथ रहेंगे, ठीक है। तो अब खंड का हमारा खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं खंड खा, जो कि है हमारी तृतीय बुक अभिव्यक्ति और माध्यम के 6 अध्याय। अब बहुत सारे बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि मेरे पास बराबर ये चीज के मैसेज आ रहे हैं कि मैम इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस तो मैंने बहुत पहले आप लोग को बता दिया था। कोर वालों के में सिलेबस में जो चैप्टर हैं वो है चैप्टर 3, 4, 5, फिर है 11, 12, 13 एंड 16, ठीक है। सिर्फ इतने आपके जो 7 चैप्टर हैं यही आपके सिलेबस में हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखिए। चलिए आगे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 से, यानी कि अभिव्यक्ति माध्यम जहां से हमारी शुरू हो रही है खंड खा से, तो प्रश्न संख्या 3 में हमारे पास 3 टॉपिक दिए जाएंगे जो कि हमारे रचनात्मक लेखन आधारित रहेंगे, ठीक है। अब आती है कि भाई रचनात्मक लेखन में हम क्या करते हैं, तो इसके लिए आपको एक छोटी सी टिप दे देते हैं। रचनात्मक लेखन आत्मपरक शैली होती है। आत्मपरक शैली यानी कि इसमें हम अपने आप को जरूर शामिल करते हैं, और ये अनएक्सपेक्टेड होते हैं, कहां से दे दिए जाएंगे हमें नहीं पता। लेकिन इसके लिखने का तरीका हमेशा याद रखना कि कोई भी 3 टॉपिक दिए जाते हैं, 3 में जिस भी टॉपिक में आप लिखना चाहो लिखना, जिसमें अच्छे से लिख सकते हो वही ऑप्ट करना। और हमेशा ध्यान रखना वो एक आत्मपरक शैली है जिसमें हम अपने आप को शामिल करते हैं। तो आप कोई स्टोरी बना सकते हो, या पास्ट में कोई चीज आपके साथ घटित हुई हो उसको लेकर कर सकते हो, आप अपनी इमेजिनेशन पावर को यूज कर सकते हो। तो ये फैक्ट बेस्ड नहीं होते हैं, इसलिए आपके लिए बहुत आसान होता है कि अपनी इमेजिनेशन पावर को यूज करो और इस पर एक स्टोरी बनाओ या कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। दिए गए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर आधारित 120 शब्दों में रचनात्मक लेखन करना है। 3 दिए जाएंगे, 3 में से आपको एक का पर 120 शब्दों में रचनात्मक लेखन लिखना है। ये आपका रहेगा कितना? 6 मार्क्स का। पहला है, खेतों में तैयार फसल का अचानक बाढ़ में बह जाना, ठीक है। किसान इतनी मेहनत करता है और बाढ़ आ जाए एकदम तो उसकी पूरी मेहनत बह जाती है। अब इस पर आपको एक लेख लिखना है,
ठीक है, चलिए देखें। जब खेतों में तैयार फसल पर अचानक बाढ़ में बह जाती है तो यह खेती के लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है। बाढ़ वर्षा के कारण पानी की अत्यधिक आपूर्ति को संकेत करती है और फसल को नुकसान पहुंचाती है। यानी क्या है, वो जितना फसल को पानी चाहिए उससे ज्यादा वो पानी दे देती है तो फसल तो नुकसान होगी ही। या खेत पानी पूरी तरह से नष्ट कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। इस अवस्था में किसानों को तत्परता के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। वे जल्दी से उचित उपायों को ढूंढकर अपनी फसल को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। वैज्ञानिक तथा कृषि निदेशालय से मदद लेते हैं। वे द्रुत उपयुक्त विधियों का प्रयोग करके, द्रुत मतलब होता है जो बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट की जा सके, उपयोग करके अधिक नुकसान से बचने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा किसानों को अनुभवी सलाहकारों और विपणन संगठनों से मदद मिल सकती है, जो उन्हें फसल सुरक्षा के लिए सही बीमा योजनाओं और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी और सहायता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ तो आपको फैक्ट दे दिया, आप चाहो बता सकते हो उनके आपके गांव में अचानक जब बाढ़ आ गई, खेत में थे तो किस तरीके से वहां पर काम किया गया या आपने कैसे मदद करी, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है देश का विकास। इस पर लिखना है आपको। एक राष्ट्र का विकास उसकी प्रगति, समृद्धि, सामरिक और सांस्कृतिक महत्व की प्रामाणिक प्रतिबिंबित होती है। विकास न केवल आर्थिक तकनीकी उन्नति का संकेत होता है, बल्कि जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, न्याय, सुरक्षा और सामरिक बल क्षेत्र में भी स्थिरता और प्रगति को संकेत करता है। देश का विकास एक समर्पित सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली की आवश्यकता पर आधारित है। याद रखिए कि अगर आप देश की प्रगति चाहते हो तो वो किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं होती, कई सारी चीजें उससे इंटरकनेक्ट होती हैं। शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और उद्योग के विकास के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। साथ ही सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, गरीबी निवारण, जलवायु संरक्षण, स्वास्थ्य स्वच्छता अभियान और सामरिक बल की मजबूती को गतिशील बनाना आवश्यक है। देश का विकास सभी नागरिकों के सहयोग और संयम पर निर्भर करता है। सरकार, नागरिक समुदाय, व्यापारी, सामाजिक संगठन और शैक्षणिक संस्थान सभी मिलकर देश के विकास के लिए संघर्ष करने के लिए समर्पित रहने चाहिए। इससे हम एक समृद्ध, स्वतंत्र और गरिमामय देश की नींव रख सकते हैं, जो अपने नागरिकों को सम्मान, सुरक्षा और उन्नति की संभावनाएं प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, आज की छोटी बचत कल का बड़ा सुख। जाहिर सी बात है, आज अगर हम छोटी छोटी बचत करते हैं तो कल जब हमारे पास विपत्ति पड़ती है तो वो उस विपत्ति में हमारी मदद करती है। ठीक है, चलिए देखते क्या है। बचत शब्द सुनते ही हम सबके मानस पटल पर एक कंजूस व्यक्ति की छवि उभरती है, परंतु बचत का मतलब कंजूस होना नहीं है, बल्कि यह एक बुद्धिमानी भरा निर्णय है जो भविष्य में बड़े बड़े सुख प्रदान करता है। आज की छोटी बचत कल का बड़ा सुख कैसे बन सकती है, ये समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें। सबसे पहले जैसे हम अभी छोटी बचत कर रहे हैं तो ये कब हमें इस्तेमाल होगी। पहली है आपातकालीन स्थिति। आपातकालीन स्थिति जैसे कि नौकरी छूटना या बीमारी में बचत के होने पर आप आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकते हैं। नेक्स्ट है बड़ी खरीदारी। बचत करने पर आप घर, कार या अन्य बड़ी खरीदारी के लिए भुगतान कर सकते हैं। बचत है, आपने बड़ी खरीदारी करी तो आप वहां पर उसको भुगतान कर दो। फिर है शिक्षा और यात्रा। यदि आप बचत करते हैं तो आप अपनी शिक्षा या यात्रा के खर्चों को स्वयं वहन कर सकते हैं। बचत है तो हम खुद ही उसका खर्चा कर लेंगे। फिर है सेवानिवृत्ति। यदि आप बचत करते हैं तो आप अपनी सेवानिवृत्ति के लिए धन जमा कर सकते हैं, यानी कि रिटायरमेंट के लिए, और अपनी पसंद के अनुसार जीवन भी जी सकते हैं। यानी कि बचत है तो भाई बुढ़ापा हमारा अच्छे से कटेगा, है कि नहीं। बचत शुरू करने के लिए आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। अपनी आय और खर्चों का रिकॉर्ड रखें, कितनी इनकम हो रही है, कितना खर्चा है, फिर जो बच रहा है उसे आप बचत करो और अनावश्यक खर्चों को कम करें। आप नियमित रूप से बचत कर सकते हैं, जैसे कि अपनी तनख्वाह का 1% बचाना या हर महीने एक निश्चित राशि बचाना। आजकल बचत करने के लिए विभिन्न योजनाएं जैसे कि बैंक डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड या सरकारी योजनाएं मौजूद हैं, जिनमें आप अपनी आवश्यकता अनुसार निवेश कर सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बचत एक धीमी प्रक्रिया है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन धीरे धीरे और लगातार बचत करके आप बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आज की छोटी बचत कल आपको बड़ा सुख और आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। इसीलिए आज से ही बचत शुरू करें और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।
ठीक, चलिए अब हम आ गए खंड खा के। भाई पहला तो हमारे अप्रत्याशित विषयों पर लेखन था, अब क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे जो हमारे चैप्टर रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, पहला क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको उनके उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर आपको कितने 4 प्रश्न करने हैं। ठीक है, 2-2 नंबर के प्रश्न हैं और 4 प्रश्न करने होंगे, तो इसके लिए आपको मिलेंगे 8 नंबर। पहला है आजादी के बाद के प्रमुख हिंदी पत्रकारों के नाम बताइए। आजादी के बाद तो ज्यादातर जो लेखक उस समय के दौर के रहे वो पत्रकारी में ही थे। जैसे है यहाँ पर आजादी के बाद प्रमुख हिंदी पत्रकार अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, श्याम मनोहर जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभास जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सिंह आदि हैं। तो ये इन सभी को आप लोगों ने अपनी पुस्तकों में उनकी कविताएं और रचनाएं पढ़ी होंगी। ठीक है, तो बहुत उस समय के कवि और लेखक रहे जो कि पत्रकार थे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं संपादकीय से आप क्या समझते हैं। संपादकीय लिखने से किसी का नाम क्यों नहीं छापा जाता? क्योंकि वो उस अखबार की आवाज होती है, तो वो संपादक या सह संपादक द्वारा लिखा जाता है, इसलिए वहां पर चूंकि ये एक पोस्ट के द्वारा लिखा जा रहा है, इसलिए वहां पर किसी का नाम ना लिख के उस पोस्ट के रिलेटेड नाम लिख दिया जाता है संपादकीय। ठीक है, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीयों को उस अखबार की अपनी आवाज माना जाता है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। संपादकीय किसी भी अखबार की नीति निर्माताओं के विचार का दर्पण होता है। संपादकीय लेखन किसी व्यक्ति विशेष की राय नहीं होती, अतः उसे किसी के नाम के साथ नहीं छापा जा सकता, क्योंकि वो किसी एक की राय नहीं है, उस पूरे अखबार की राय है। तो आप कैसे किसी एक का नाम छाप सकते हो, क्योंकि उससे तो बहुत सारे लोग रिलेटेड हैं, इसलिए वहां पर नाम नहीं छापा जाता। अगला है नाटक में चरित्रों का विकास कैसे किया जाना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको जरूरत से ज्यादा लंबा देख रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को 40 शब्दों में इसका उत्तर देना था, लेकिन ये मैंने ज्यादा दे दिया क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। अगर मान लीजिए कोई चीज आपको बतानी है तो मुझे उसको फुल फ्लेज में लिखना पड़ता है, मैं उसको आपको कट शॉर्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप इसको कट शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे समझाना है, इसलिए मैं आपको पूरे उसमें बता रही हूँ, ज्यादा वर्ड्स में बता रही हूँ। नाटक लिखते समय यह जानना जरूरी है कि उसमें जो चरित्र प्रस्तुत किए जाएं वह सपाट, सतही और टाइप्ड ना हो। ठीक है, नाटक की कहानी में चरित्रों के विकास में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वे स्थितियों के अनुसार अपनी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते चलें। नाटककार अपने कथानक के माध्यम से जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसे अपने चरित्रों और उनके बीच होने वाले संवादों से ही अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि वह पहले ही अपने निश्चित विचारों को मात्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। ऐसी स्थिति में नाटक ना रहकर सिर्फ शब्दों के रूप में विचारों का एक पुंज सा रहकर रह जाता है, यानी कि सिर्फ वो जैसे लगता है थॉट्स यहाँ पर परोस दिए। अब नाटक में क्या है, भावनाएं प्रमुख हो जाती हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि इन शब्दों को बोलने वाला पात्र मंच पर सचमुच हार्ड मांस से युक्त प्राणी है। अब जब हार्ड मांस से युक्त प्राणी है तो क्या होगा, वो एक्सप्रेशन भी देगा। संवाद जितने सहज और स्वाभाविक होंगे उतना ही वे दर्शक के मर्म को छुएंगे। ठीक है, आसान होंगे, रिलेट कर पाएंगे ज्यादातर दर्शकों के साथ में, तो क्या होगा, एक बाउंडिंग बन जाती है, दर्शक ज्यादा देर बैठकर और उसको देख सकते हैं। तो ऐसे ही नाटक जो है वो बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं। यहाँ स्वाभाविक होने का आश्रय भाषा की सरलता से नहीं है, मतलब स्वाभाविक होना ही नहीं कि भाषा बहुत ईजी कर दो, मतलब उसे डायलॉग डिलीवरी भी ऐसी होनी चाहिए कि वो हार्ड टची हो। अगर कहीं इमोशंस है वो इमोशंस कैरेक्टर के चेहरे पर भी दिखाई देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य की अन्य विधाओं की तुलना में नाटक में शब्द का विशेष महत्व क्यों होता है, समझाइए। क्योंकि ये शब्द ही हैं जो नाटक को आगे बढ़ाते हैं, उनमें द्वंद्व लेकर आते हैं, चरमोत्कर्ष लेकर आते हैं। तो नाटक में एक पात्र के माध्यम से जो संवाद निकलते हैं वो शब्द ही होते हैं जो नाटक की गतिशीलता को बढ़ाते हैं। नाटक में शब्द का विशेष महत्व होता है क्योंकि ये अभिनय की मूल शक्ति होता है, यानी कि एक्टिंग। अब अगर आप एक्टिंग कर रहे हो, मूक तो एक्टिंग कर नहीं सकते, उसमें आपको संवाद देने पड़ेंगे। शब्द नाटक की विचार शक्ति, अभिनय कौशल और कर्कश या सुव्यवस्थित भाषा के माध्यम से चरित्रों की व्यक्तित्व एवं विचारों को दर्शाता है। शब्द नाटक को विविधता, भावनाओं का प्रदर्शन और संवादों की प्रासंगिकता प्रदान करता है, जिसे कथानक गहराई प्राप्त करती है। यानी कि कथानक क्या होता है, आपका कथ्य जो होता है वो जो है वो सॉलिड हो जाता है।
चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 5। यहां पर भी अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्न हैं। जैसे देखिए अभी आपके पास ऑप्शन नहीं थे, लेकिन अब इसमें ऑप्शन आएंगे। क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। अब इनकी वर्ड लिमिट बढ़ जाएगी। अब आपको एक प्रश्न के लिए 4 नंबर मिलने वाले हैं। तो जब आप 2 प्रश्न करोगे, 3 प्रश्न दिए गए हैं, 2 प्रश्न करने होंगे, एक प्रश्न के लिए 4 नंबर मिल रहे हैं आपको। तो अब 4 नंबर का मतलब आपको समझ लो 50 से 60 शब्दों में आपको उत्तर देना है। ठीक है, चलिए किसी समाचार पत्र को कब संपूर्ण माना जाता है, कब वो पूर्ण माना जाता है। ठीक है, किसी भी समाचार पत्र में कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों के अलग से एक पृष्ठ होता है। कुछ समाचार पत्रों में आर्थिक खबरों के लिए 2 पृष्ठ होते हैं। यह कहना गलत नहीं है कि अगर समाचार पत्र में अगर आर्थिक और खेल के पृष्ठ ना हो तो वह समाचार संपूर्ण नहीं माना जाएगा, क्योंकि देखिए अर्थ हर एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा होता है। आप नौकरी पेशा हो, व्यापार करते हो, घर में रहते हो, पैसा हर एक व्यक्ति से कनेक्ट होता है। और अर्थ जगत में चीजों की भाव के चढ़ने उतरने हर एक चीज का लेखा जोखा होता है। इसलिए अर्थ जगत से जुड़ा पृष्ठ हर पेपर में होता है और खेल भी हर व्यक्ति से जुड़ा होता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है, फीचर लेखन का विषय किस प्रकार का होता है। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ क्या होना जरूरी ही होता है। ठीक है, तो आपको 2 प्रश्न यहां पर पूछे गए। पहली चीज आपसे पूछी गई है कि फीचर लेखन का विषय किस प्रकार का होता है। फीचर लेखन का विषय विस्तृत और विविध होता है, यानी कि बहुत ही डिटेल में होता है। एक तो इसमें वर्ड लिमिट्स का कोई एक झमेला नहीं होता है कि आपको बहुत छोटा लिखना है, ये लिखना है, ऐसे नहीं। और वेरिएशंस बहुत होते हैं, किसी भी टॉपिक पे आप लिख सकते हो। यह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या किसी भी अन्य विषय पर आधारित हो सकता है। फीचर लेखन का मुख्य उद्देश्य पाठक को जानकारी प्रदान करना और उस विषय के प्रति पाठक के मन में रुचि पैदा करना है। इंफॉर्मेशन तो देना है, मगर इस तरीके से देना है कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो इंटरेस्ट, उसके अंदर इस टॉपिक को लेकर इंटरेस्ट बढ़े, जिस भी विषय पर फीचर लिखा जा रहा है। एक अच्छे और रोचक फीचर की विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहली बात आती है विषय। विषय रोचक और प्रासंगिक होना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तभी तो बंदा पढ़ेगा कि नहीं। फिर है शोध। विषय पर गहन शोध और जानकारी का होना जरूरी है। शैली, लेखन शैली सरल, रोचक और प्रभावशाली होनी चाहिए। भाषा सरल, सहज और बोधगम्य होनी चाहिए। संरचना, लेख की संरचना व्यवस्थित और आकर्षक होनी चाहिए। नहीं कि सिस्टमैटिक, एक आप सिस्टमैटिक ढंग से लिखो, ये नहीं कि आपने एंड पहले लिख दिया फिर मिडिल वाला आप ऊपर कर दिया, ऐसा नहीं करना होता है। एक सिस्टम में लिखने का उस हिसाब से करेंगे। तथ्य, सभी तथ्य सटीक और प्रामाणिक होने, यानी कि जितने भी फैक्ट्स आप दे रहे हो वो एकदम सही होने चाहिए और उनका ऑथेंटिकेशन भी होना चाहिए कि हाँ ये मुझे यहां से प्राप्त, यानी कि स्रोत भी आप मेंशन करोगे। उदाहरण, उदाहरणों का प्रयोग लेख को रोचक और प्रभावशाली बनाने में मदद करता है, यानी कि आप उसमें एग्जाम्पल्स देते हुए चलो। विश्लेषण, विषय का गहन विश्लेषण और व्याख्या होना जरूरी है। निष्कर्ष है, लेख का निष्कर्ष प्रभावशाली और विचारोत्तेजक होना चाहिए, यानी कि विचारों में उत्तेजना प्रदान हो, ये होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, पत्रकारीय विशेषज्ञता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, पत्रकारीय विशेषज्ञता यानी कि उसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। विशेषज्ञता का मतलब तो यही होता है कि नहीं। पत्रकारीय विशेषज्ञता का अर्थ है कि व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित ना होने के बावजूद उस विषय में जानकारी और अनुभव के आधार पर अपनी समझ को इस हद तक विकसित करना कि उस विषय में घटने वाली घटनाओं या मुद्दों की सहजता से व्याख्या करके पाठकों के लिए मायने स्पष्ट हो। यानी कि जरूरी नहीं है कि आप उस विषय में डिग्री प्राप्त करो, मगर आपने उस क्षेत्र में, फील्ड में इतना ज्यादा रिसर्च किया हो कि आपको उसके बारे में सारी जानकारियां हो, तो आप एक तरीके से उस विषय के विशेषज्ञ बन जाओगे। और जब आप उस पर लेख लिखोगे तो पाठकों को एक वृहत जानकारी का पुलिंदा उनके सामने रख दोगे। तो इस तरीके से पता चलेगा कि हाँ आपने अपने विषय में जो है वो विशेषज्ञता प्राप्त करी हुई है। फिर अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारे पास में आ गया हमारा खंड गा। तो अब देखिए खंड खा में जो हमारे पास 3 प्रश्न आए, ठीक है, प्रश्न संख्या 3, 4, 5। 3 में आपके पास ऑप्शन थे, 4 में आपके पास ऑप्शन नहीं थे, सारा करना था, 5 में आपके पास एक प्रश्न का ऑप्शन था। तो जो हमारी अभिव्यक्ति माध्यम से प्रश्न आएंगे वो इसी तरीके से आपके पास ऑप्शन में रहेंगे, खाली एक में आपके पास ऑप्शन नहीं रहने वाला है। अब हम आ जाते हैं खंड गा, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 और वितान भाग 2 पर आधारित रहेगा। अब इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न आपके 3 तरीके के रहने वाले हैं। पहले हैं बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय।
ठीक है। तो चलिए एक एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रश्न संख्या 6 में आ रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न। कैसे आएंगे देखिए, आपके पास अब चूंकि ये बुक हमारी काव्य खंड और गद्य खंड में अलग अलग भाग में विभक्त है, आरोह, ठीक है, तो प्रश्न भी अलग पूछे जाएंगे। पहले आपके पास में काव्य खंड से प्रश्न आएंगे। तो काव्य खंड में आपके पास है 9 अध्याय। उन 9 अध्यायों में से किसी भी एक अध्याय से एक काव्यांश यहाँ पर रखा जाएगा, उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 5 कर रहे हैं। इसमें कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं होगा, ये रहेगा 5 नंबर का। देखिए क्या है, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंधों के सहारे। तो ये कविता कौन सी है हमारी, चैप्टर नंबर 2 पतंग, ठीक है। तो चलिए अब इस पर है प्रश्न। यहां पर मैं ये समझा नहीं रही आपको क्योंकि मैं पहले भी कई बार आपको ये समझा चुकी हूं, ठीक है। तो इस पर है 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है, पतंग उड़ाते हुए बच्चे कहां से गिर जाते हैं? कहां से गिरते हैं? छतों से गिरते हैं, है ना। तो सही क्या होगा आपका, छतों से। नेक्स्ट है, बच्चे गिरने तथा बच जाने के बाद कैसे बन जाते हैं? निडर हो जाते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है उनके अंदर का डर जो है वो काफी हद तक खत्म हो जाता है। बेचैन पैरों के माध्यम से क्या अभिव्यक्त किया गया है? उड़ न पाने की असमर्थता, अकेले रह जाने का भाव, पैरों की गतिशीलता या जीवन की निराशा। तो यहाँ पर बेचैन पैरों का मतलब है पैरों की गतिशीलता, यानी कि पैर बहुत तेजी से भागते हैं। जब पतंग उड़ रही होती है तो बच्चे उनके पीछे पीछे बहुत तेजी से भागते हैं। नेक्स्ट है, स्वर्णिम प्रकाश वाले सूर्य के सम्मुख कौन आता है? बच्चे आते हैं, है कि नहीं। शरद ऋतु आ रही है तो स्वर्णिम प्रकाश है, तो निडर बच्चे जो हैं वो एकदम सूरज के सामने आ जाते हैं। 5वां प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? अब ये काव्यांश जो हमने पढ़ा है इसके माध्यम से वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? बच्चे अपने आगे किसी की नहीं सुनते, बच्चे आवेग में आकर गलत निर्णय ले लेते हैं, बच्चों की क्रियाशीलता एवं उत्साह की कोई सीमा नहीं होती, बच्चों में सहनशीलता की कमी नहीं होती। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बच्चों की क्रियाशीलता एवं उत्साह में कोई कमी नहीं होती, यानी कि वो बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों ने भी देखा कि भाई वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। चलिए अब हमारे काव्य खंड से ही प्रश्न आएंगे। अब काव्य खंड से प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। क्या है? 2 प्रश्नों के। 6 नंबर का यहाँ पर 2, यानी कि एक प्रश्न आपको 3 नंबर में का दिया जाएगा। तो मान के चलो कि 40 शब्दों में इसका अर्थ आपको लिखना है, ठीक है। 3 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको 2 प्रश्न करने होंगे, ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। बीज गल गया निशेष से क्या तात्पर्य है? बीज गल गया निशेष। अब जो ये पंक्ति हम लोगों ने कहां पर पढ़ी है, याद है ना? कौन सा था? फसल कविता में था। तो इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो सॉरी छोटा मेरा खेत में, मैं फसल क्लास 10th में लेके चली गई, सॉरी। तो ये हमारे कौन सी कविता थी? छोटा मेरा खेत चौकोना, ठीक है ना। तो उसमें बीज गल गया निशेष जो पंक्ति दी गई है, इससे क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि जब तक कवि के मन में कविता का मूल भाव पूर्णतः समा नहीं जाता, भाई समाएगा तभी तो वो शब्दों को उतारेगा, तब तक निजता से मुक्त नहीं हो सकता। कविता तभी सफल मानी जाती है जब वह समग्र मानव जाति की भावना को व्यक्त करती है। कविता को सार्वजनिक बनाने के लिए कवि का अहंकार नष्ट होना आवश्यक है, यानी कि उसके अंदर का जो ईगो है, क्योंकि तभी वो अच्छी कविता का निर्माण कर पाएगा। किस भी किसान कुल छंद के आधार पर बताइए कि पेड़ की आग की विशालता और भयावता को तुलसी ने कैसे प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया किस भी किसान कुल चाट चकर चपेट, मतलब उनको कुछ भी मिल नहीं रहा था, है ना। किसी को भी कोई काम नहीं मिल रहा है, खाने को भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत भयानक है, वो कोई भी धर्म अधर्म कर रहे हैं, अपने बच्चों को बेच रहे हैं। तो ये भयानक था, पेट की आग को क्या बताया जा रहा है? बहुत भयानक बताया जा रहा है। कोई अगर अपने बच्चों को बेच दे, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा उग्र है। किस भी किसान कुल छंद के आधार पर पेट की आग की विशालता और भयावता को तुलसी ने इस प्रकार प्रकट किया है कि आर्थिक स्थिति खराब होने की दशा में लोग अपनी भूख मिटाने के लिए पाप कर्म करने लग रहे हैं। ऐसे में आम लोग श्री राम की भक्ति को भी अपना अंतिम सहारा मान लेते हैं। तो उसमें आप बोल देते, उसमें देखिए बेटा बेटी को भी बेचने की बात कही गई, तो वो और विशालता को बढ़ा देता है। चलिए नेक्स्ट क्या यहां पर कहा गया है, तुलसी के समये के आधार पर प्रतिपादित कीजिए कि उन्हें भी जातीय भेदभाव का दबाव झेलना पड़ा।
ठीक है। अब जातीय भेदभाव कहाँ था, उनका जो तीसरा था कवितावली में, जो तीसरा हमारा पत्ता, धूर्त कहो अवधूर्त कहो, वो वाला छंद से तो इन्हें पता चल रहा है कि जातीय भेदभाव उन्हें झेलना पड़ा था। अगर आपको वो छंद पूरा याद नहीं है तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना लिख दोगे धूर्त कहो अवधूर्त कहो, छंद के आधार पर उन्हें जातीय भेदभाव झेलना पड़ा था, फिर उसे आप एक्सप्लेन कर दो, जैसे यहाँ पर हमने किया है। तुलसी ने अपने समैया में कहा है, धूर्त कहो अवधूर्त कहो, राजपूतो हो कहो जुलाहा कहा कहू, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ ना सो। तो ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि जाति के बारे में बात हो रही है। वस्तुतः तुलसीदास की सामाजिक यथार्थ एवं जातिगत ताने बाने में अच्छी तरह परिचित थे। उन्होंने इस जाति व्यवस्था को लगभग पूरी तरह से नकार दिया। उन्हें कोई राजपूत कहे जुलाहा कहे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। जाति प्रथा का सबसे मजबूत रूप विवाह जैसी प्रथा में दिखता है, जहां उनकी जाति से बाहर निकलना एक तरह से सामाजिक निषेध ही माना जाता है। तुलसीदास स्वयं जातीय भेदभाव को नकारने के बावजूद उसका दबाव महसूस करते थे। मतलब वो नहीं मानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं समाज का प्रेशर तो रहता है, तो उसे उनको पालना पड़ता था। यही कारण है कि वे कहते हैं कि किसी की बेटी के साथ बेटे को ना ब्याह, विवाह करके किसी की जाति को बिगाड़ना नहीं चाहते। जो जिस रूप में है वह उसी रूप में खुश रहे, संतुष्ट रहे, लेकिन वे स्वयं को शोषक जाति व्यवस्था से बाहर मानते हैं। यानी कि वो नहीं मानते कि वो किसी का शोषण करेंगे, वो इस व्यवस्था में बिल्कुल भी अपने आप को नहीं रखते हैं। चलिए अब आ गए प्रश्न संख्या 8। ठीक है, 6, 7, 8 तीनों आपके काव्यखंड पर आधारित रहेंगे। तो यहाँ पे भी आपके काव्यखंड आधारित ही प्रश्न है। क्या दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर आपको 2-2 नंबर के प्रश्न मिलने हैं। ठीक है, 3 प्रश्न दिए जाएंगे, सिर्फ 2 करने होंगे, 2-2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो ये आपको 25 से 30 शब्दों के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। आपको वर्ड लिमिट नहीं भी दी जाए तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको वर्ड लिमिट डिसाइड करनी पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको कई बार बताते आई हूँ। चलिए पहला प्रश्न है, यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। ठीक है, कविता के बहाने, ये हमारी काव्यखंड की 3rd चैप्टर है। ठीक है ना, कविता के बहाने से उद्धत इन पंक्तियों के संदर्भ में लिखिए कि कवि ने बच्चों की किस विशेषता को, अपनी किस असमर्थता का उल्लेख किया है। कविता और बच्चों में क्या समानता है, मतलब ये किसी तरीके का भेदभाव नहीं मानते। ठीक है ना, ना कविता मानती है ना बच्चे मानते, उनके लिए सभी घर सारी चीजें एक ही समान होती है। कवि ने बताया है कि बच्चे अपने पराये में अंतर नहीं रखते, उनके लिए सभी एक समान है। जहां उन्हें प्रेम मिलता है वे वहीं के हो जाते हैं। कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है, यानी कि खेल है, जिसके माध्यम से कवि कहीं भी कभी भी अपने भाव व्यक्त कर सकता है। कवि बच्चों की तरह ही ये बेपरवाह है, वह समाज में आपसी भेदभाव भुलाकर समानता की भावना प्रसारित करता है, यानी कि इक्वालिटी लाता है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कैसे कह सकते हैं कि कवि ने पतंग कविता में बाल सुलभ साहस एवं आकांक्षाओं का सुंदर चित्रण किया है अपने शब्दों में। अब आपको ये चीज देखिए, उसमें बाल सुलभ बताया गया है कि किस तरीके से वो निकलते हैं बाहर, पतंग के पीछे भागते हैं, बहुत तेजी से भागते हैं, शोर करते हुए भागते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या बताया गया है कि उनकी बाल सुलभ साहस, यानी कि उनके अंदर बहुत जोश भी है और साथ ही वो निडर भी है, क्योंकि छतों के किनारों से अगर वो गिरते हैं बच जाते हैं तो और निडर हो जाते हैं। तो उनके अंदर का वो साहस दिखाते हैं कि एक छत से दूसरी छत वो कूदते रहते हैं। कवि ने पतंग कविता में बच्चों की तुलना पतंग से करते हुए उनकी बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। बाल सुलभ क्रियाकलापों एवं प्राकृतिक परिवर्तनों की अभिव्यक्ति हेतु कविता में सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है। किस तरीके से सावन गया जो है वो क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, सावन भादो चला गया है और शरद ऋतु आ रही है, तो किस तरीके से चीजें हो रही है, प्राकृतिक बदलाव हो रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छे से करने के साथ साथ बच्चों के स्वभाव को भी बहुत अच्छी तरह अभिव्यक्त किया है। बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है पतंग। आकाश में उड़ती रंग बिरंगी तितलियों जैसे कि पतंगे उन्हें आकर्षित करती हैं। बाल मन इन्हें अपने हाथों से छूना चाहता है और उनके पार जाना चाहता है। इस प्रक्रिया में गिरने वाले तथा गिरकर संभलने वाले बच्चे भी शामिल हैं। वस्तुतः पतंग उनकी स्वतंत्रता, स्वच्छंदता एवं नई उमंगों व उत्साह का प्रतीक है। यानी कि वो क्या अंदर से सोच रहे हैं, कर रहे हैं, ये सब चीज को अच्छे से बयां कर रहा है। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा, अपने विचार संक्षेप में लिखिए।
अगर कैमरे में बंद अपाहिज जैसा कार्यक्रम जो कि सामाजिक उद्देश्य से आपके सामने रखा गया था, अगर ऐसा कोई कार्यक्रम मेरे सामने रखा जाएगा तो मुझे कैसा लगेगा। जाहिर सी बात है, एक अपंग विकलांग व्यक्ति को अगर आप इस तरीके से प्रश्न पूछकर विचलित कर रहे हैं तो वो कार्यक्रम सामाजिक उद्देश्य से युक्त तो नहीं हो सकता, है कि नहीं। देखिए, ऐसे कार्यक्रम को देखकर मेरा मन खिन्न हो जाएगा। मुझे हैरानी होगी कि ऐसे कार्यक्रम बनाने वालों पर। मैं प्रयास करूंगा कि इस कार्यक्रम की प्रस्तुति बंद करवा सकूं। ठीक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं वहां पर। इस प्रकार के कार्यक्रम दर्शकों को आनंद दे या ना दे, लेकिन एक अपंग व्यक्ति को मानसिक रूप से अवश्य अपंग बना सकता है। ठीक है, वो शरीर से तो अपंग है, लेकिन ये प्रश्न उसके दिमाग को भी कहीं ना कहीं अपंग कर देंगे। अतः मैं इसका विरोध करूंगा। अपाहिज व्यक्ति को शारीरिक चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत की जरूरत होती है, ना कि सहानुभूति की। ठीक है, उसको हिम्मत दीजिए कि उसके पास जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको वो लड़ सके और आगे निकल सके। चलिए, अब हम आ गए अपने प्रश्न संख्या 9 में। तो प्रश्न संख्या 9, 10, 11 ये 3 प्रश्न जो हैं वो हमारी आरोह बुक के गद्य खंड पर आधारित रहेंगे। गद्य खंड में हमारे पास है 6 अध्याय। तो प्रश्न संख्या 9 में हमारे सामने इन 6 अध्यायों में से कोई भी एक गद्यांश रखा जाएगा किसी भी चैप्टर से, और उस पर आधारित रहेंगे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, और आपको करने होंगे 5 प्रश्न। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इनमें ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ये 5 नंबर का है, क्योंकि ये 5 के 5 प्रश्न आपको करने। मैं सोचता हूं कि पुरानी की ये अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती है। पहली लाइन पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया कि ये हमारा चैप्टर है शिरीष के फूल से। ठीक है, जरा और मृत्यु, यानी जरा का मतलब क्या होता है, बुढ़ापा, और मृत्यु मतलब मृत्यु, ये दोनों ही जगत से अपरिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। यानी कि सब लोग इससे बहुत ज्यादा परिचित हैं और अति प्रामाणिक हैं, यानी कि ये पूरी तरीके से फुल प्रूफ है कि बुढ़ापा भी आएगा और मृत्यु भी आएगी, ये अवश्य संभावी है, सबको पता है ये चीज। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इसकी चर्चा पर मुहर लगाई थी। धरा में प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना, यानी कि जो फला है वो झड़ेगा जरूर, और जो जला यानी कि जो बरा का मतलब क्या होता है, जो जला वो बुताना यानी कि बुझेगा भी जरूर। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूं कि क्यों नहीं फलते ही ये समझ लेते बाबा की झड़ना निश्चित है। ठीक है ना। सुनता कौन है, महाकाल देवता सपा सब कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है वे टिक जाते हैं। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है, यानी कि बहुत ही प्रचंड गर्मी है, चारों तरफ लू चल रही है, बहुत तेज धूप है, ये चीज बताई गई है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो शायद काल देवता की आंख से बच जाएंगे। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे की मरे। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, यानी कि अगर एक जगह टिकट रहोगे तो ये 100% कंफर्म है कि मरोगे। ठीक है, अब इस पर है 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसने कहा कि नए के आने पर पुराने को जाने का अधिकार होता है? किसने बताया था? कालिदास, वात्स्यायन, लेखक या तुलसीदास? तो ये बात कही किसने है? तुलसीदास जी ने कही है। फिर लेखक के अनुसार जगत में अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य क्या है? जरा क्या है? जरा और मृत्यु, यानी कि बुढ़ापा और मृत्यु। नेक्स्ट है, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। ये पंक्ति किसने कही थी? किसने कही थी? जाहिर सी बात है कि ये बात कही थी हमारे तुलसीदास जी ने। चलिए, कथन और कारण आधारित प्रश्न आ गया, तैयार रहिएगा, ये प्रश्न आएंगे जरूर आपके पास में। क्या है? निम्नलिखित कथन और कारण को हमें पढ़ना है। कथन क्या है? जरा और मृत्यु इस जगत में अप्रामाणिक सत्य है। अप्रामाणिक मतलब जिसे प्रूफ नहीं किया गया है। महाकाल के सामने सभी झड़ने लगते हैं। तो यहाँ कथन भी गलत है और कारण भी गलत है, दोनों ही मुझे गलत लग रहे हैं। ठीक है, तो सही क्या है? कथन तथा कारण दोनों गलत है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो 3 कथन दिए गए हैं, हमें देखना है कि इनमें क्या सही है। तुलसीदास कहते हैं जो जलेगा वह बुझेगा भी, सही है। जो जरा वो बुताना, सही है। प्राण धारा और काल का संघर्ष निरंतर नहीं चलता। जरा और मृत्यु उस जगत में प्रामाणिक सत्य है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है।
दूसरा गलत है, प्राणधारा और काल का संघर्ष निरंतर चल रहा है, निरंतर नहीं चल रहा, ठीक है, निरंतर चल रहा है, गलत है, अपोजिट है। चलिए अब आ गए प्रश्न संख्या 10 में, जहां पर हमारे पास में जो प्रश्न आ रहे हैं वो रहेंगे गद्य खंड के 6 अध्यायों में से आपके सामने रखे जाएंगे। 3 प्रश्न आपको करने होंगे, 2 प्रश्न, हर प्रश्न के लिए आपको 3 नंबर मिल रहे हैं। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 10 में आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। तो यहां पर जो आप 2 प्रश्न कर रहे हो 3 नंबर का है, तो मानकर चलो 40 से 50 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है, ठीक है। पहला प्रश्न है, पहलवान की ढोलक के आधार पर साधनहीन ग्रामीणों के जीवन पर टिप्पणी कीजिए। अब देखिए वो साधनहीन थे, चारों तरफ महामारी फैली हुई थी, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पहलवान की ढोलक जो रात भर बजती थी, शाम से लेकर सुबह तक बजती थी, वो उन लोगों को हिम्मत और ढांढस बंधाती थी, है ना। तो वही चीज बतानी है। पहलवान की ढोलक कहानी फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखी प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में लेखक ने अपने गांव एवं संस्कृति को सजीव कर दिया, यानी कि कहीं ना कहीं वो जिस अंचल के थे, ठीक है, उस अंचल को यहाँ पर सामने रख दिया गया है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन जी रहा है। पाठ में मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव की दयनीय स्थिति का चित्रण है, क्योंकि हर घर में हर व्यक्ति एक ना एक व्यक्ति बीमार जरूर है। गांव में महामारी ने पांव पसार लिए थे, चारों ओर मौत का भयानक तांडव फैला था। सियारों का क्रंदन और चेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी, यानी कि जो सन्नाटा था उसके बीच इन लोगों की आवाजें उस सन्नाटे को तोड़ देती थी। गांवों की झोपड़ियों से करहाने की आवाज हरे राम हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे कभी कभी निर्मल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे। महामारी फैलने पर गांव में चिकित्सा और देखरेख के अभाव में ग्रामीणों की दशा दयनीय हो जाती थी। लोग दिन भर खांसते कराहते रहते, रोज 2-4 व्यक्ति मरते, दवाओं के अभाव में उनकी मृत्यु निश्चित थी। शरीर में शक्ति नहीं रहती थी। पहलवान की ढोलक मृत्यु प्राय शरीरों में आशा व जीवंतता भरती थी, यह संजीवनी शक्ति का कार्य करती थी, क्योंकि भाई वो लोग असहाय हैं, कुछ कर ही नहीं सकते हैं जो स्थितियां हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पहलवान की ढोलक थे उनके अंदर हिम्मत लेकर आती थी। दूसरा प्रश्न है, क्या कारण था कि भक्तिन के पास लगान देने के लिए भी धन नहीं था? क्योंकि कहीं ना कहीं छल कपट से उसकी बेटी का विवाह जिठौत ने अपने साले से करा दिया। अब कराने के बाद धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टी भी उनके हाथ में चली गई। कुछ काम धाम होता नहीं था, बटेरबाज दामाद था, धीरे धीरे पैसा नहीं हुआ, तो एक दिन लगान देने का भी पैसा भक्तिन के पास नहीं बचा था। जब भक्तिन की बड़ी बेटी विधवा हो गई तो जेठ के लड़के ने अपने तीतरबाज साले भक्तिन की बेटी से विवाह करवाने को बुलाया, ताकि भक्तिन की सारी संपत्ति उनके कब्जे में आ जाए। जब भक्तिन की बेटी ने उसे विवाह करने के लिए मना कर दिया तो उस लड़के ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर भक्तिन की बेटी को बदनाम कर दिया। उनके बहकावे में आकर पंचायत ने दोनों को विवाह करने का आदेश दिया। पंचायत के आगे मां बेटी की एक न चल सकी और विवाह हो गया। दामाद अब निश्चिंत होकर तीतरबाजी करता और इतने यत्न से संभाले हुए गाय, ढोर का मतलब होता है जानवर, और भी जितने जानवर हो, खेती बाड़ी आदि पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि वह जमींदार को लगान के पैसे भी ना दे पाई। भक्तिन अब अत्यधिक दुखी रहने लगी थी, क्योंकि भाई उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो बेचारी कुछ कर पाती और लगान वगैरह दे पाती। तीसरा प्रश्न है, श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, स्पष्ट कीजिए। जाहिर सी बात है, जाति प्रथा के अनुसार जो श्रम विभाजन किया जाता है वो जाति के आधार पर होता है, क्षमताओं के आधार पर नहीं होता, जिससे भाई आप देखेंगे कि समाज में जातिगत भेदभाव तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, उतनी उपयोगिता क्षमताओं की हो ही नहीं पाती। लेखक कहता है कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा दोषों से युक्त है। इस विषय में लेखक निम्नलिखित तर्क देते हैं, ठीक है। क्या है? जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा से नहीं होता। मनुष्य क्या करना चाहता है, ये उसकी इच्छा अनुसार उसे श्रम काम मिलता ही नहीं है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन कर दिया जाता है। हर व्यक्ति जाति के हिसाब से श्रम के में बट जाता है। कुम्हार हुआ तो वो कुम्हार ही होगा, ब्राह्मण होगा तो वो ब्राह्मण ही रहेगा, राजपूत है तो वो वही काम करेगा, जमींदार है तो वो जमींदारी का ही करेगा। मतलब अगर वो व्यक्ति चाहता है कि वो अपने ऑक्यूपेशंस को चेंज कर ले, वो ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। जमींदार का व्यक्ति डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता,
ठीक है ना। तो ये इस तरीके से होता है। तो इसमें व्यक्ति की अपनी खुद की इच्छा होती ही नहीं है, वो बिना इच्छा के अपने काम में बंध के रह जाता है। यह प्रथा समाज के सदस्यों को ऊंच नीच वर्गों में बांट देती है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावनाएं तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं होता। व्यक्ति का इंटरेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। जाति प्रथा के कारण मनुष्य में दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने से कम काम करने की भावना उत्पन्न होती है। यानी कि जब इंटरेस्ट नहीं है तो हम काम को करेंगे ही नहीं, मन से काम को टालने वाली हिसाब हो जाएगा, है कि नहीं। जाति प्रथा के कारण श्रम विभाजन होने पर निम्न कार्य समझे जाते हैं। क्या होता है, अगर हमने जाति के हिसाब से बांट दिया तो कुछ कामों को निम्न समझ लिया जाता है, ठीक है। जाने वाले कार्यों को करने वाले श्रमिक को ही हिंदू समाज घृणित व त्याजित समझता है। अब जैसे लोअर कैटेगरी का किया जाएगा तो उसे कहीं ना कहीं निम्न जाति का समझा जाएगा और त्याग दिया जाता है। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 11। यहाँ पर क्या है, आपको 3 प्रश्न रखे जाएंगे गद्य खंड से ही, जो 6 अध्याय हैं उनमें से आपको सिर्फ उसमें से 2 प्रश्न करने हैं और हर प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिल रहे हैं। यानी कि एक प्रश्न का उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में, 30 से 35 शब्दों में तो देना ही देना है, ठीक है। क्या है, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग भी अपना रूप बदलता रहता है। कभी औपचारिक रूप में आती है तो कभी अनौपचारिक में। बाजार दर्शन पाठ में से दोनों प्रकार के 3-3 उदाहरण छात्र को लिखने हैं। यानी कि औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा, इनके 3-3 उदाहरण छाट के लिखने हैं। क्या है देखिए, औपचारिक भाषा है, मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, ठीक है। दूसरा है, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है। तीसरा है, मेरे यहाँ कितना परिमित और यहाँ कितना अतुलित है, ठीक है। तो एक ही औपचारिक भाषा है, ठीक है, मतलब हम लोग बहुत ही जो जैसे हम पत्राचार की भाषा का माध्यम कहते हैं उनमें से है। अब आ जाते हैं अनौपचारिक, जैसे पैसा पावर है, पैसा ताकत है, बाजार में एक जादू है, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, ठीक है। तो ये एक अनौपचारिक भाषा है जिसे हम बाजार के तौर पर गलत मानते हैं। दूसरा प्रश्न है, मेढक मंडली पर पानी डालने को लेकर लेखक धर्मवीर भारती और जीजी के विचारों में क्या भिन्नता थी। लेखक चूंकि आर्य समाज समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, समाज सुधार के भी अध्यक्ष थे, तो वो इन सारे कामों को अंधविश्वास मानते थे। लेकिन जीजी का कहना यहाँ था कि यहाँ पर एक तरीके से हम इंद्र भगवान को पानी का दान यानी कि अर्ध दे रहे हैं। जब हम ये देंगे तो वो उसको 100 गुना करके हमको वापस करेंगे। मेढक मंडली पर पानी डालने को लेकर लेखक का विचार था कि यह पानी की घोर बर्बादी है। भीषण गर्मी में जब पानी पीने को नहीं मिलता है तो दूर दराज से लाए गए पानी को इस मंडली पर फेंकना देश के संसाधनों का नुकसान है। इसके विपरीत जीजी इसे पानी की बुआई मानती हैं, यानी क्या कहते, दान देना, बुआई देना, कई ऑप्शन उन्होंने दिए थे। वे कहती हैं कि सूखे के समय अगर हम अपने घर से पानी इंद्रसेना पर फेंकते हैं तो यह भी एक प्रकार की बुआई है। यह पानी गलियों में बोया जाता है जिसके बदले में गांव, शहर, कस्बों में बादलों की फसल आ जाती है। तो आप दान वाला ऑप्शन भी रख सकते हो, दोनों चीजें हैं, दोनों में से आप कुछ भी रख सकते हो। उन्होंने बुआई भी कहा था, दान भी कहा था, अर्ध भी कहा था, कुछ तीनों में से कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा नाम है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। जाति प्रथा के पोषकों के इस तर्क में क्या आपत्तिजनक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर, जाति प्रथा ही श्रम विभाजन का ही दूसरा नाम है। ये बात कौन मानते हैं, जो जाति प्रथा के पोषक हैं, यानी कि वो ये चाहते हैं भाई समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए श्रम का विभाजन जरूरी है, लेकिन वो श्रम का विभाजन व्यक्ति की रुचि या उसकी क्षमताओं के आधार पर ना करके जाति के आधार पर करते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि व्यक्ति का अगर इंटरेस्ट नहीं है तो चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो काम नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। तो ये सरासर गलत है। जो लोग पोषक हैं जाति प्रथा के, उनका ऐसा कहना है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पाठ के आधार पर श्रम विभाजन गरीबी, असामाजिकता और आर्थिक असमानता का कारण बनती है। भाई समाज में कहीं ना कहीं वो भेदभाव, ऊंच नीच को बढ़ा रही है, जबकि जाति प्रथा समाज में भेदभाव और उत्पीड़न को बढ़ावा देती है। जाति प्रथा के पोषकों का तर्क सामाजिक न्याय और समानता के मूल्यों के खिलाफ है, जिसके कारण यह आपत्तिजनक हो सकता है। श्रम विभाजन को समानता और सामाजिक न्याय के माध्यम से सुधारने की आवश्यकता होती है, जबकि जाति प्रथा तथा सामाजिक बदलाव और जागरूकता के माध्यम से दूर करना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीजों को हमें आगे की दूर करने का प्रयास किया गया और आज इतने साल बाद हम उन सुधार को देख रहे हैं।
चलिए अब आ गए प्रश्न संख्या 12, जो हमारे प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न रहेगा, जिसमें हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका वृतांत भाग 2 के 3 अध्यायों में से 3 प्रश्न रखे जाएंगे। आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने होंगे। एक प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर मिल रहे हैं, तो जब आप 2 प्रश्न करोगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर का मान के चलो कि 100 से 120 शब्दों के बीच आपको इसका आंसर लिखना है, यानी कि ये हो गए दीर्घ उत्तरीय ए प्रश्न। ठीक है, तो इनका आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के, यानी कि 3 अध्यायों से 3 प्रश्न रखे जाएंगे, 2 करने होंगे। पहला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग से आ रहा है, यशोधर बाबू अपने जीवन के आसपास हो रहे परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाने में क्या कठिनाई महसूस कर रहे थे और क्यों? क्योंकि वो किशन दाग को इतना एडमायर करते थे कि उनके विचारों से अभी भी वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, इसलिए जो आसपास के परिवर्तन है वो उनके साथ अपने आप को बदल ही नहीं पा रहे थे, है ना। यशोधर बाबू अपने जीवन के आसपास हो रहे परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाने में निम्नलिखित कठिनाइयां महसूस कर रहे थे। पहला, परंपरावादी होने के कारण विचारों का टकराव। जो शुरू से उनके विचार हैं अब वो बदल नहीं पा रहे, तो वो टकराव हो रही है नई पीढ़ियों के साथ में। बच्चों की रहन सहन और जीवन शैली से संतुष्ट हैं, वो जिस तरीके से रह रहे हैं, जैसा कपड़ा है, भाषा है, बोली है, ये सारी चीजों ने कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रही, क्योंकि वो आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। रूढ़िवादी होने के कारण परिवार के सदस्यों की वेशभूषा और बनाव श्रृंगार आदि को भी नापसंद कर रहे हैं। भाई लड़की जैसे श्रृंगार कर रही है, बेबी जैसे रह रही है, कट स्लीव ब्लाउज पहन रही है, ऊंची हिल की सैंडल पहन रही है, बेटी जीन्स पहन रही है, तो ये सब चीजें उन्हें अच्छी नहीं लग रही हैं। अत्यधिक आदर्शवादी होने के कारण उपहास का पात्र बनना आदि। अब जब आप कहते हैं ना कि भाई परिवर्तन जीवन का नियम है, अगर आप समय के साथ अपने आप को नहीं बदलते हैं तो उस जनरेशन के कहीं ना कहीं हंसी के पात्र आप बन जाते हैं। तो वही यहाँ पर यशोधर बाबू के साथ हो रहा है, वो बदल नहीं रहे हैं तो न्यू जनरेशन के लिए वो हंसी का पात्र बनते चले जा रहे हैं। क्योंकि यशोधर बाबू एक तरह से द्वंद्व से गुजर रहे थे, जिसके कारण नया परिवेश उन्हें कभी कभी खींचता तो है, पर वे पारंपरिक विचारधारा से कभी निकलते भी नहीं हैं। वास्तव में यशोधर बाबू जीवन में नए और पुराने के द्वंद्व में फंस गए हैं, मतलब पुराने से निकल नहीं पा रहे और नए को अपना नहीं पा रहे, तो वो उस द्वंद्व में फंसे हुए हैं। अगला हमारा चैप्टर है आनंद यादव द्वारा लिखित जूझ। क्या है? जूझ नामक पाठ के आधार पर दत्ताजी राव के चरित्र की 4 विशेषताओं को उजागर करना है। ठीक है, उनकी 4 विशेषताएं बतानी है। जूझ कहानी के आधार पर दत्ताजी राव के चरित्र की 4 मुख्य विशेषताएं हैं। वे एक समझदार और न्यायप्रिय जमींदार थे। उन्होंने लेखक की समस्या का तुरंत समझा। वे प्रेरक हैं, यानी कि इंस्पिरेशन देते हैं, जिन्होंने लेखक को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। राव तर्कशील हैं, जिन्होंने पिता को सही गलत का अंतर समझाया। अंत में वे एक मददगार और दूरदर्शी व्यक्ति हैं, जो लेखक के पिता को पढ़ाई के लिए तैयार करते हैं। तो यहाँ मेन दे दिया, इसको आप डिटेल में और इंसिडेंट के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है अतीत में दबे पांव से। क्या प्रश्न है? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे पुराने उत्कृष्ट शहरों के रूप में जाना जाता है। अतीत में दबे पांव के आधार पर कारण सहित लिखिए क्यों माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो शहर बसाया गया था वो बहुत ही सुनियोजित, यानी कि सिस्टमैटिक ग्रिड प्लान था एक सिटी का, जिसे आज के शहरों को बसाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर भी लिया जाता है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने उत्कृष्ट शहरों के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि इन सभ्यताओं के उच्चतम स्तर पर गणनीय नगरीय योजना, निर्माणकारी कला, सौंदर्य और सामाजिक व्यवस्था दिखती है। यानी कि सिर्फ बनाना ही नहीं, उसका सौंदर्यीकरण यानी कि ब्यूटिफिकेशन भी बहुत अच्छे से किया गया था, जो उनकी मानवीय और तकनीकी प्रगति को प्रमाणित करते हैं। ये समृद्ध सभ्यताएं व्यापार, कृषि, शिल्प, धार्मिक और सामाजिक जीवन के क्षेत्र में भी विशेषगत उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से उपलब्धियां प्राप्त करी और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ पर सैंपल पेपर नंबर 2 और आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो एग्जाम्स अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि अब हम मिलेंगे लाइव में शाम को, और फिर एग्जाम्स के दौरान तो हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो मेरा पढ़ाया गया आपको हर एक चीज का कदम पर मदद जरूर करेगा। ठीक है, यानी कि एक तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में मैं आपके साथ ही बैठी मिलूंगी। तो जरूर बताइए ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल रहा, कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।